हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे नए भारत का नए कानून पे। तो देखिए, 1 जुलाई 2024 12 बजे रात को क्या हो गया कि नए भारत का नया कानून लागू हो गया, जिस पे आज एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आईपीसी में बहुत से चेंजेज हुए हैं, सीआरपीसी में बहुत चेंजेज हुए हैं। तो आज सब चीज़ों पे बात करेंगे, बहुत से बदलाव हुए हैं। तो एक एक टॉपिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखते चलेंगे। देखिए, भारत के क्या भारत के क्या नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। भारत के नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। कानून लागू कर दिए गए हैं। क्या है कि भारत के आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। कितने? 3। कितने? 3। चलिए आगे देखते हैं। इन 3 आपराधिक कानून को क्या सामूहिक रूप से क्या भारतीय आपराधिक कानून संहिता, यानी भारतीय आपराधिक कानून संहिता के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए एक एक चीज पे बात करेंगे। पहला क्या है? भारतीय न्याय संहिता में क्या भारतीय न्याय संहिता क्या भारतीय न्याय संहिता, जिसे भारतीय दंड संहिता के नाम से यानी आईपीसी के नाम से जानते थे। जिसे क्या जिसे भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता आईपीसी क्या आईपीसी के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? पहले इसका नाम था भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसे अब क्या नाम जाना जाएगा? भारतीय न्याय संहिता। देखिए, एक बदलाव तो यही कि अब भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। ये चीज पहला पॉइंट है। ठीक, दूसरा क्या है? भारतीय न्याय क्या है? दूसरा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। दूसरा है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता क्या, जिसे पहले हम किस नाम से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से, जिसे सीआरपीसी नाम दिया जाता था। क्या सीआरपीसी के नाम से जानते थे। देखिए, दूसरा बदलाव क्या है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हुआ है किसका नाम पढ़ के? दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीआरपीसी बोलते थे। ठीक, अब इसका नाम जाना जाएगा किस नाम से? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। जो चीज क्या अनकंफर्टेबल था, उसे बदल के अब उसका नया नामकरण कर दिया गया। ठीक, तीसरा क्या है? देखिए, तीसरा क्या है क्या कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 भारतीय साक्ष्य क्या था? अधिनियम था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्या हो 1872 के भारतीय अधिनियम के बदले लागू किया गया है। क्या कि 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले क्या किया गया है? बदले लागू किया गया है। ठीक, लागू किया गया है। एक एक चीज नोट करते चलिएगा, क्योंकि
आईपीसी की जो धारा होती है, क्या एआईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा अब किस नाम से, भारतीय न्याय संहिता की धारा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सी चीज आएंगे जिसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो वो गलतियां कर देने के बाद वो कानून आपके ऊपर क्या होगा, लग जाएगा और आप दंड के भागी होंगे। ठीक है, चौथा क्या है, केंद्रीय मंत्री जो है इस समय कौन है, गृह मंत्री। हाँ कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी ने कहा क्या कि नए कानून क्या है, नए कानून यानी न्याय को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। यानी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने कहा कि नया कानून जो है, क्या न्याय कानून जो है क्या कि न्याय को प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता देता है। यही बात कर लें, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून जो थे क्या कि बनाए कानून किसको बताइए, किसको, अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून क्या था, दंडनीय दंडनीय क्या दंडनीय क्या था, कार्यवाही को क्या किए थे, कार्यवाही को प्राथमिकता दिए थे। देखिए क्या था कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है माननीय अमित शाह जी, इनके द्वारा कहा गया कि नया जो कानून है, नया कानून किसको, न्याय को, यानी न्याय मिलना चाहिए। और न्याय कैसे मिले, यानी न्याय शब्द का क्या है, प्राथमिकता मिला है। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जब बनाया गया कानून था पहले, वह क्या था, दंडनीय कार्रवाई जो था उसको प्राथमिकता मिलता था उस कानून के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसमें भी बदलाव कर दिया गया। ठीक है, उसका सुनिए, नए कानून से आपको क्या क्या लाभ है, सुन लीजिए कि नए कानून से लाभ, नए कानून से लाभ, नए कानून से क्या है कि पहला लाभ तो यह है कि जीरो एफआईआर हो सकता है। यानी जीरो एफआईआर, लगभग बहुत कम लोग सुने होंगे कि जीरो एफआईआर क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि हम इस समय कहाँ हैं, इस समय है मान लीजिए दिल्ली में। ये कौन सा है, दिल्ली है, दिल्ली में है, कोई अपराध हो गया, ठीक, कोई अपराध या मेरे साथ कुछ गलत हो गया, ठीक, हमें क्या करना है कि एफआईआर लिखवाना है। तो हमें एफआईआर लिखवाना है तो कोई जरूर, पहले क्या था कि हम दिल्ली में हैं और मेरे साथ कुछ गलत दिल्ली में हुआ तो वहीं आप क्या करेंगे, एफआईआर लिखवाएंगे। लेकिन अब क्या है, जीरो एफआईआर के तहत आप कहीं भी भारत के किसी कोने में भी अपना एफआईआर क्या कर सकते हैं, लिखा सकते हैं। ठीक, इसका जीरो एफआईआर का मतलब आप कहीं भी किसी थाने में अपना क्या कर सकते हैं, एफआईआर लिखा लेते हैं। यानी अब दूसरा देखिए क्या है कि दूसरा है पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज। ठीक, पुलिस में क्या है, पुलिस विभाग में ऑनलाइन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप दर्ज कर सकते हैं। पहले था कि एक हम एप्लीकेशन ऐसे लिखते थे इस पे कि जो भी है कि थाना प्रभारी मेरा ये दिक्कत है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, उसके बाद इसको लाके थाने में जमा कर दे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत अपना क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद है समन भेजने के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का क्या उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए इस कानून में क्या कहा गया है कि समन जो भेजा जाता था पहले, तो समन भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि जो समन भेजा जाता है वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब क्या होगा, भेजा जाएगा। ठीक, समन किस माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा। क्या है, मुकदमा पूरा होने के 45 दिन या 60 दिन के अंदर क्या है, फैसला। यानी पूरा नहीं, मुकदमा जो है, यहां लिख लीजिए, मुकदमा होने के 45 से 60 दिन के भीतर क्या होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। बहुत ही अच्छा कानून। कि पहले क्या था कि आज मुकदमा हो गया और मुकदमा लड़ते लड़ते 10 साल हो जाता था और फैसला आता ही नहीं था। तो अब क्या है कि मुकदमा होने के 45 से 60 दिन के भीतर क्या होना चाहिए, फैसला आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और बदलाव हुआ है कि राजद्रोह के जगह देशद्रोह का शब्द लिया जाएगा। यानी पहले हम कहते थे ना कि राजद्रोह का मामला है, तो राजद्रोह के जगह अब कौन सा शब्द होगा, राजद्रोह के जगह अब देशद्रोह शब्द का उपयोग करेंगे। अब जहां राजद्रोह कहा जाता था वहां देशद्रोह कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद मॉब लिंचिंग के लिए क्या है कि मॉब लिंचिंग के लिए प्रावधान होगा। मॉब लिंचिंग के लिए प्रावधान क्या है, मॉब लिंचिंग के लिए प्रावधान। ठीक है, तो ये सब बदलाव हुए हैं। इसके बाद और भी बहुत बदलाव हुए हैं, एक एक चीज पे हम क्या करेंगे, बात करते हैं। यहां समझ में आया कि जीरो FIR क्या होता है, कि जीरो FIR यानी कहीं पे क्या होता है, अपराध होता है, वहीं रह के हम एप्लीकेशन ना डालें, कहीं भी डाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, पहले बाउंडेशन था लेकिन अब उस चीज को हटा दिया गया है, सारा संशोधन कर दिया गया है। जैसे एक केस आया था क्या कि सुशांत सिंह राजपूत वाला, ठीक है, तो उनके माता पिता कहाँ दर्ज कराए थे मुकदमा, मुंबई में वो केस हुआ और दर्ज कहाँ हुआ, यानी पटना में, तो वो जीरो FIR के तहत ही हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि पीड़ित महिला और बच्चों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। यानी पीड़ित महिला है और कोई बच्चा है, पीड़ित महिला और बच्चों को क्या किया जाएगा, मुफ्त में उपचार दिया जाएगा। क्या उपचार दिया जाएगा। सोचिए कि कोई पीड़ित महिला है और बच्चे, उनको क्या है, उपचार की जरूरत है, तो वह गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त उपचार दिया जाना चाहिए। ये इस प्रावधान में संशोधन करके लिखा गया। ठीक, उसके बाद क्या है, बुजुर्गों के लिए घर बैठे क्या है, पुलिस की व्यवस्था। सोचिए कि बुजुर्ग को कोई दिक्कत होता है, कोई मारता है या पीटता है, चाहे कोई किसी तरह की दिक्कत बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन के साथ होती है, तो उनके लिए घर बैठे, यानी यहां लिख लीजिए, बुजुर्गों के लिए घर बैठे क्या, कि घर बैठे पुलिस की व्यवस्था। यहाँ इनको कोई दिक्कत होता है तो घर बैठे इनका सारा काम हो जाएगा। ठीक, उसका देखिए बलात्कार पीड़ित के बयान जो होता है, मान लीजिए कोई महिला है, उसके साथ क्या हो जाता है, बलात्कार हो जाता है,
तो देखिए, बलात्कार पीड़िता के साथ, क्या बलात्कार पीड़िता है तो उसका जब बयान लिया जाएगा, क्या बयान, बयान या तो उसके परिवार वाले, परिवार का सदस्य या रिश्तेदार, रिश्तेदार के सामने। देखिए, बलात्कार पीड़िता का बयान कब लिया जाएगा, या उसके परिवार वाले, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई रिश्तेदार के सामने। कौन, किसी महिला, किसी महिला यानी किसी पुलिस महिला अधिकारी, किसी पुलिस महिला अधिकारी, अधिकारी के सामने होगा, होगा। सोचिए, अगर किसी पीड़ित, किसी महिला को बलात्कार हो जाता है तो वह क्या होगा, तो कोई एक परिवार का सदस्य होगा या उसका रिश्तेदार होगा और कोई पुलिस महिला अधिकारी होगी, उसके सामने बयानबाजी होगा, यानी बयान उसका लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला चेंजेस क्या हुआ है। चलिए अगले चेंजेस पे बात करेंगे, क्या कि नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा का प्रावधान। समझिएगा बात को, कोई नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार पर उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान, फांसी की सजा का प्रावधान, प्रावधान क्या था कि पहले था कि जबरन क्या करते थे, किसी नाबालिग यानी 18 साल से कम बच्चियों को पकड़ के उसके साथ बलात्कार, तो ऐसा अब करने पे क्या होगा, या तो मृत्युदंड या उम्र कैद। ठीक है, ये दोनों सजा मिल सकती है। उसके बाद देखिए अगला चेंजेस क्या है कि शादी का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर मानसिक उत्पीड़न, उत्पीड़न तथा यौन उत्पीड़न कर छोड़ देने पर, छोड़ देने पर क्या है, छोड़ देने पर क्या करना है, सोचिए, तो उसका दंड का प्रावधान है। अगर कोई पुरुष है, यानी कोई पुरुष है किसी महिला को अगर झांसा देता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसका मानसिक दबाव बनाता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। किसमें, इस नए कानून में, इस नए कानून में उसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान है और कड़े दंड है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी चेंजेज हुए हैं। देखिए और भी कुछ चेंजेज हुए हैं कि क्या, महिला के साथ अपराध होने पे क्या करना है, 40 से 60 दिन के अंदर, क्या 40 से 60, महिला के साथ साथ अपराध होने पर, सॉरी 40 नहीं 90 दिन के भी, दिन के भीतर, भीतर अपडेट, अपडेट तथा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार का प्रावधान, उपचार का प्रावधान। अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है
तो क्या 90 दिन के भीतर उसके स्टेटस का क्या करना है, अपडेट देना है, यानी उसका मामला कहाँ तक या क्या है, और उसका मुफ्त में क्या करना है, उपचार कराना है। ठीक है, तो ये भी एक चेंजेज हुआ है। चलिए उसका देखिए, क्या गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद का क्या कर सकता है, लिख लीजिए कि गिरफ्तार कोई अगर होता है, मान लीजिए अचानक में आती है पुलिस किसी को पकड़ के गिरफ्तार, यानी कि कोई भी हो जो अपराध किया हो चाहे किसी मामले में हो, तो वो क्या करते हैं, पुलिस आके कभी भी उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी जब गिरफ्तार करती है पुलिस तो उस समय उसको पूरा फ्रीडम है कि अपने पसंद का कोई व्यक्ति या अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपना गिरफ्तारी का रीजन बता सके, मेरा गिरफ्तारी ऐसे हुआ है, मुझे ये कर दो वो करो। ठीक है, तो अपने पसंद के आदमी से उस बात को शेयर करना। गिरफ्तारी पर अपने पसंद के आदमी को गिरफ्तारी की बात बताना, क्या गिरफ्तारी की बात बताना। ठीक है, उसका देखिए अब नोट करते चलिएगा कि कानून जो है क्या सीआरपीसी और आईपीसी की धारा में क्या क्या चेंजेज हुए हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए पहले जो था 302 क्या है, हत्या की, तो हत्या वाला मामला जो था 302 के अंदर था। लोग कहते थे कि हत्या वाला मामला है 302 धारा लगा है, तो अब इसके जगह 302 के जगह कौन सी धारा लगेगी, 103 धारा। ठीक, 103, 302 के जगह 103, 103। ठीक है, उसके बाद हत्या का अगर कोई प्रयास करता है, यानी 307 से उसको 109 बना दिया गया है, 307 से 109, यानी ये है हत्या का प्रयास, ये है आपका क्या, ये है हत्या। ठीक, ये है हत्या, ये है हत्या का प्रयास करना, जिसको 307 से 109 में और इसको 302 से 103 में कर दिया गया। ठीक है, 323, जो 323 धारा था यानी मारपीट का, वह अब 323 की जगह 115 कर दिया गया है। यानी 323 के जगह कौन सी, 115, यानी ये क्या है, मारपीट वाला मामला जो था, मारपीट 323, तो उसके जगह कौन सा 115 कर दिया गया। ठीक है, उसका देखिए 354 जो छेड़खानी वाला मामला था वह अब 74 में काउंट होगा, क्या कि 354 वाला के जगह 354 के जगह 74, 354 के जगह 74, ये क्या था, छेड़खानी वाला मामला था। चाहे किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ गलत तरह का व्यवहार होता है या छेड़खानी करता है कोई, तो उसके ऊपर 354 लगता था, अब क्या लगेगा, धारा 74 लगेगा, यानी छेड़खानी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्या कि 354 ए में क्या था कि शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना, उसको अब 76 में कर दिया गया। 354 ए में शारीरिक संपर्क, क्या शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना। सोचिए पहले क्या था, तो कोई अगर शारीरिक संपर्क यानी गलत संबंध बनाता है कि बिना किसी के मर्जी के, तो वह 354 से अब 76 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी 354 बी जो है क्या है, 354 बी जो शारीरिक संपर्क और अश्लीलता है वह अब किस में कर दिया गया, 75, यानी 354 ए था, 354 जो बी है वो अब किस में, 75 में शारीरिक संपर्क और अश्लीलता वाला मामला जाएगा।
अश्लीलता वाला मामला, ठीक है। उसके बाद 354C में जो ताक झाक वाला मामला है वो कहाँ चला गया कि 77 में। 354C जो है ताक झाक वाला मामला अब चला गया किसमें, किसमें 77, इसमें 77 में क्या था, ताक झाक वाला मामला, ताक झाक वाला मामला। गलत निगाहों से देखोगे तो धारा 77 लगेगी, याद रखना। ताक झाक वाला मामला। देखते हैं कहीं बैठ के क्लास में पढ़ने गए हैं और उस लड़की के तरफ, उस लड़की के तरफ ताक झाक करना एक अपराध है, और उस अपराध के में कौन सी धारा पहले लगती थी, 354 का C, और अब कौन सा धारा लगेगा, यानी 77, जो ताक झाक वाला मामला रहेगा। अब धारा 77 के तहत आप बांध के जाएंगे और उस पुलिस के सामने क्या करेंगे, ताक झाक करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक है जो धारा 376 लगता था, रेप का मामला, रेप वाला जो है अब 64 में चला गया। धारा 376 जो क्या था, धारा 376 जो था रेप का मामला था, रेप वाला मामला है, वो अब किस में चला गया, धारा 64 में, ठीक है। तो इस सब चीजों को नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि बहुत ही ये काम आते हैं, ठीक है। नए भारत का नया कानून ये टॉपिक था। नए भारत में नया कानून आया, सोच रहे थे कि बहुत दिन से कंटेंट ला के वीडियो आपको बना के दे दिया जाए, तो आज ये फाइनली आप इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब लाइक करिए, ठीक। कोई दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।